नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि हम लोग घटना चक्र की जो आय दृष्टि आती है उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। ये वीडियो अधिकतम आधे घंटे का होगा और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम लोग इसे कितने देर का कर सकते हैं। मतलब मैं वीडियो उतने देर का चाहता हूँ बनाना जितना देर आप लोग आराम से देख सकें, क्योंकि 2 घंटे 4 घंटे इकट्ठे वीडियो बनाने का कोई मतलब है नहीं कि उसको आप देख ना सकें। दूसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, मैगजीन में महत्वपूर्ण ये होता है कि हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण है और क्या महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि ये मैगजीन कुल 232 पेज की है, तो 232 पेज की मैगजीन को मेरे अनुसार अधिकतम 80 से 90 पेज के अंदर निपटा देना चाहिए। हाँ, अच्छी बात क्या है कि इस मैगजीन में सितंबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक की न्यूज़ को कवर किया गया है। तो हम लोग इसको प्रयास ये करेंगे, इस मैगजीन में से केवल केवल परीक्षा उपयोगी जो तथ्य हैं, जिसमें परीक्षा से हमसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हम लोग केवल वही कवर करेंगे। हम लोग पूरी की पूरी मैगजीन नहीं पढ़ेंगे। पूरी मैगजीन कहने का मतलब क्या है कि लाइन बाय लाइन मैगजीन को नहीं पढ़ा जाएगा। यानी जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है उसको मैं स्टार कर दूंगा, उसको आपको मैं बता दूंगा, उसको आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए या फिर एक मैगजीन ले लीजिए। मैगजीन में आप क्या करिए, उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए। तो ये महत्वपूर्ण है। अच्छा, ये करंट अफेयर जो है यूपी पीसीएस की परीक्षा और बीपीएससी की प्री परीक्षा, आरओ एआरओ की परीक्षा, इन सब के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो हमारे लिए ये मैगजीन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि पेपर 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा, आप निश्चिंत रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जो है जितनी बार हो सके उतनी बार रिवीजन कीजिए। कंपटीशन टफ है, रोजगार का दौर नहीं है। तो अगर जो लोग यूपी पीसीएस का पेपर दे रहे हों, मेरी सलाह मान के आप लोग बीपीएससी का फॉर्म भरिए, बीपीएससी का भी पेपर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, क्या क्या हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिए, पहला हमारा न्यूज़ क्या है, एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी। तो देखिए, इससे हमारा न्यूज़ क्या बनेगा कि देखिए, एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन को जो है कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। वर्ष 1951 से 1952 से मतलब 1967 तक जो है देश में एक साथ चुनाव होते थे। एक साथ मतलब क्या है कि लोकसभा और विधानसभाओं का चुनाव जो है एक साथ होता था। लेकिन 1967 में क्या हुआ, ये क्रम टूट गया। अब इसमें से महत्वपूर्ण क्या है कि भारत के विधि आयोग ने निर्वाचन विधियों के सुधार पर अपनी 170वीं रिपोर्ट में एक साथ एक चुनाव को क्या किया था, रिकमेंड संस्तुति दी थी। देखिए, विधि आयोग रिपोर्ट के बारे में पहले जान लीजिए कि ये क्या है। ये एक सांविधिक आयोग है और ये क्या है, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। जो पहला विधि आयोग का अध्यक्ष था वो कौन था, तो टीबी मैकाले था। आपको यहाँ से एक फैक्ट मिल जाएगा इतिहास के लिए भी। अब आते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए, 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्र एक चुनाव को जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। अब था क्या ये कि हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले, रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी और एक कमेटी ने 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि देश में एक साथ एक चुनाव कराने जाने चाहिए। अब इन्होंने क्या कहा कि देश में चुनाव 2 चरणों में कराए जाएंगे। पहला कौन सा, इसमें लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराया जाए और सेकंड स्टेज में प्रथम चरण के 100 दिनों के बाद जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं, स्थानीय निकाय हैं, मतलब कि पंचायत नगर पालिकाएं, इनके चुनाव को भी करा लिए जाएं। अब देखिए, ये होगा कैसे, इसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको मतलब सरकार को 2 प्रकार के संविधान संशोधन प्रस्तुत करना होगा। पहला एक संवैधानिक संशोधन होगा और दूसरा विधानसभा और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून के परिणामी संशोधन होगा। तो देखिए, इसके लिए हमको आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 82 का में संशोधन करना पड़ेगा। अब आर्टिकल 83 क्या है, संसद के सदनों की अवधि। 172 क्या है, राज्य विधानमंडलों की अवधि। और अनुच्छेद 82 का क्या है कि इन दोनों का संशोधनों को शामिल किया जाए। इस संशोधन के लिए राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं होगी, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से इसको पास कराया जा सकता है। अब आते हैं सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज कौन सा हमारा, नगर पालिकाओं और पंचायतों के चुनाव लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव होने के 100 दिन बाद करा लिए जाए। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि कुल सदस्यों से आधे से अधिक सदस्यों द्वारा मतदान किया जाना अनिवार्य है, मतलब प्रथम शर्त। दूसरा क्या है कि उपस्थित और मतदान देने वाले सदस्यों में से 2/3 सदस्यों का संशोधन के पक्ष में हो और इसके लिए आधे से अधिक राज्यों द्वारा विधानमंडल द्वारा अनुसमर्थन करना होगा। तब जाके हमारे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी।
अगर आप वर्ष 2024 का जो मेंस का पेपर होगा, चाहे बीपीएससी का पेपर होगा, तो देखिएगा इस पर आपको मेंस में क्वेश्चन जरूर मिलेगा और आपको इस पर कमेंट करने को या टिप्पणी करने को पूछा जाएगा। तो इस टिप्पणी के लिए आप अलग से चीज़ों को प्रिपेयर कर सकते हैं और यहाँ से जो महत्वपूर्ण फैक्ट है उसको भी आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्या था ये कमेटी। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन कमीशन को 8 सदस्यीय ये कमेटी थी। इसको 2 सितंबर 2023 को गठित किया गया था। हमारे जो राष्ट्रपति थे पहले, रामनाथ कोविंद इसके अध्यक्ष थे और इसमें सदस्य थे बहुत सारे। इसमें कौन सदस्य थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे, संजय कोठारी, ये क्या थे? प्रमुख सीवीसी थे, और अर्जुना मेघवाल इसमें से विशेष आमंत्रित सदस्य थे। मतलब ये 7 सदस्य प्लस एक अध्यक्ष, यानी कुल 8 हो जाते हैं। इन लोगों के नाम एक बार आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस पर आपसे प्रश्न बनाया जा सकता है कि इनमें कौन शामिल था और कौन शामिल नहीं था। अब आते हैं अपने अगले न्यूज पर। पीएम आशा योजनाएं जारी रखने को मंजूरी। तो पहली बात कि देखिए, पीएम आशा योजना को वर्ष 2018 में शुरू किया गया था। अब है क्या? देखिए, पीएम आशा, देखिए, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, इसको केंद्रीय बजट 2018 में स्टार्ट किया गया था। और ये है क्या? यह योजना किसानों की उनकी फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी प्रदान करने पर आधारित है। अब जानते हैं कि एमएसपी को जारी कौन करता है? एमएसपी को सीएसीपी द्वारा जारी किया जाता है। सीएसीपी की स्थापना कब हुई थी? कमेंट करके आप बताइएगा। देखिए, 18 सितंबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएम आशा के अंतर्गत शामिल योजनाओं को जारी रखने की स्वीकृति प्रदान की। यही आपके लिए महत्वपूर्ण। अब इसके अंदर जो है कुल 4 घटक हैं। कौन कौन सा? मूल्य समर्थन योजना यानी पीएसएस, प्राइस सपोर्ट स्कीम। दूसरा, मूल्य स्थिरीकरण कोष, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। मूल्य घाटा भुगतान योजना, पीडीपीएस, प्राइस डेफिसिट पेमेंट स्कीम। बाजार हस्तक्षेप योजना यानी मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। अब देखिए, पीएम आशा का मेन उद्देश्य क्या था कि किसानों की जो उपज है, किसानों की उपज को दोगुना किया जाए। दोगुना करने में यह योजना कैसे सहायता दे सकती है, उसके बारे में ये योजना है। दूसरा क्या है कि आप जानते हैं कि महंगाई में कीमतें क्या होती हैं? ऊपर जाती है, नीचे आती है, यानी उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए भी ये योजना महत्वपूर्ण हो जाती है। आपके प्री पेपर के लिए इससे प्रश्न बनना मुश्किल है, क्योंकि अगर बहुत पूछेगा तो ये कब हुआ था और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसमें किन किन स्कीमों को ऐड किया, तो बस इतना देख लीजिएगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण अगले स्कीम पर। इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। ये आपसे प्रश्न पेपर में पूछा जाने की संभावना इसकी सबसे ज़्यादा है। अब देखिए है क्या, केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जनजातीय समुदायों को सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को प्रारंभ किया। अब इसके तहत होगा क्या कि जनजातीय बहुल गांवों, आकांक्षी जिलों में सभी जनजातीय परिवारों को पूर्ण कवरेज सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें कुल कितने गांव हैं? तो इसमें 63,000 गांव हैं, जिसमें 5 करोड़ जनजातीय फैमिलियों को लाभ मिलेगा। 18 सितंबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस स्कीम को क्या किया? मंजूरी प्रदान किया। अब हमारे काम के देखिएगा, इस अभियान में 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय बहुल के 549 जिलों, 2740 ब्लॉक शामिल होंगे। इसमें कुल 25 कार्यक्रम शामिल होंगे, जिसमें कुल 17 मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा। ठीक, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत 1000 गृह प्रवासों यानी होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। यानी कोई जाके जनजातीय गांव में वहां रह सकता है, वहां पर उनको रहने की सुविधा दी जाएगी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल 10.45 करोड़ लोग जनजाति हैं, जिसमें 705 से अधिक क्या है? जनजातीय समुदाय हैं। देखिए, इस पर आपसे 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक तो सिंपल स्लैट पूछ लिया जाए, दूसरा क्या, इसमें कथन या इनमें से कोई सही नहीं है, कूट वाले क्वेश्चन। देखिए, कूट में क्या करेगा? यहाँ पे 30 राज्य हैं तो वहाँ पे 32 राज्य कर देगा, या 25-28 राज्य कर दे। उसमें से यूटी को हटा दिए, पूछे कि यह केवल राज्यों के लिए योजना है या यह योजना केवल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए है।
तो ये वाला फैक्ट आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें कुल कितने कार्यक्रम शामिल हैं और इसमें कुल कितने मंत्रालय हैं, यानी ऐसे प्रश्नों वाले से कूट के प्रश्न बनाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। अगला हमारा क्या, बायो राइड योजना को मंजूरी। देखिए है ये क्या कि ग्लोबल बायो इंडिया जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित धारकों का एक विशाल अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। देखिए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, यानी इसको बोलते हैं बीरेक। ठीक, तो बीरेक ने क्या किया, इस योजना को मंजूरी दिया है। अब है क्या, देखिए इसमें से हमारे काम की चीजें कि देखिए ग्लोबल बायो इंडिया 24 का चौथा संस्करण का आयोजन 12 से 14 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में किया गया। ये आपके काम का है। 18 सितंबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा बायो राइड योजना को मंजूरी दी गई। अब ये योजना है क्या, बायो राइड, बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च इनोवेशन एंड इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब इसमें कुछ लोग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं, आपको जैसे पढ़ना वैसे पढ़ लीजिए। ठीक, देखिए 15वें वित्त आयोग ने भी क्या की थी, इसकी सिफारिश की थी। इसमें से हमको महत्वपूर्ण जानना क्या है कि बायो ईथरी क्या है। देखिए बायो ईथरी का मतलब होता है कि बायो ईथरी में एक बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी इन्वायरमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति का उद्देश्य उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देना है। इसमें कुल 6 फोकस के क्षेत्र हैं। आप बस एक बार इसको देख लीजिएगा, इसके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी कम है। लेकिन बायो ईथरी है क्या, ये जरूर जानिए। अब बायो ईथरी का सम्मेलन कहाँ पे हुआ, ये आप जरूर जानिए। अगला महत्वपूर्ण हमारा खबर जो है, नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन। आप जानते हैं कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत की पहली स्वदेशी सेमी हाई स्पीड ट्रेन, जिसको पहले नाम, इसका नाम पहले क्या था, इसका पहला नाम था T18। ठीक, वो वंदे भारत एक्सप्रेस में लॉन्च किया गया 15 फरवरी 2019 को। पहली वंदे भारत ट्रेन लॉन्च की गई कहाँ से, नई दिल्ली कानपुर प्रयागराज वाराणसी रूट पर। इसकी स्पीड क्या है, 160 किलोमीटर पर घंटा। लेकिन अब इसमें क्या किया गया, 1 सितंबर 2024 को ठीक रेलवे मंत्री अश्वनी वैष्णव ने बेंगलुरु रेल परिसर में भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन सेट का रवाना किया। अब देखिए इसमें अंतर क्या है, जो पहले जो ट्रेन चलाई गई थी वो टोटल एसी कोच थी, लेकिन इसमें क्या स्लीपर के कोच को रवाना किया गया। इसमें केवल स्लीपर के कोच ही हैं और इसको BEML लिमिटेड द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। देखिए 16 सितंबर 2024 को पीएम मोदी ने गुजरात में भारत की पहली वंदे मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। ठीक, कहाँ से कहाँ तक, तो अहमदाबाद से भुज के मध्य में। इसका नाम क्या रखा गया है, नमो भारत रैपिड रेल के रूप में। ठीक, ये रैपिड रेल प्रणाली की ट्रेन है। रैपिड रेल का मतलब क्या होता है कि ये जो होती है एक शहर से दूसरे शहर यानी इंटर कनेक्टिविटी की, जबकि मेट्रो क्या होता है, केवल एक शहर के बीच में ही चल रही होती है। यानी भारत रैपिड रेल को अंतर शहर कनेक्टिविटी, इंटरसिटी कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे क्या होगा, यात्रा में समय कम लगेगा और सड़कों पे जो यात्रा का जो बोझ है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। मिशन मौसम, ये न्यूज़ आप एक बार पढ़ लीजिए, इसके आने की संभावनाएं कम है। लेकिन है क्या, देखिए 11 सितंबर 2024 को पीएम मोदी की अध्यक्षता में मिशन मौसम को स्वीकृति प्रदान की गई। कब के लिए, 2 वर्षों के लिए। इसका उद्देश्य क्या है कि मौसम के लिए अधिक तैयार और जलवायु स्मार्ट भारत का निर्माण करना। तो किस मिनिस्ट्री के अंडर में है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंडर में है। इसके अंतर्गत 3 संस्थान काम करेंगे। कौन कौन से, तो पहला है IMD, ठीक, भारत मौसम विज्ञान विभाग। दूसरा हमारा भारतीय उपोष्ण मौसम विज्ञान संस्थान पुणे, और तीसरा हमारा नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग नोएडा। ये वाला याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि पूछ सकते हैं कि ये संस्था कहाँ पर है, या इन तीनों संस्थाओं को आपको दे दीजिए कूट में मिलाने के लिए। ठीक, मिशन मौसम की परिकल्पना एक बहुआयामी और परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, जो भारत में मौसम और जलवायु संबंधी विज्ञान अनुसंधान और सेवाओं को अभूतपूर्व बढ़ावा देगी। बस इसमें से आप कहते हैं, बाकी इन चीज़ों को काट दीजिए या फिर किसी मतलब की नहीं है। ठीक, ये भी आप हटा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024, जिसको एनकैप बोलते हैं। देखिए साल 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनकैप को लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था, शहर क्षेत्र एवं राष्ट्रीय स्तर पर वायु गुणवत्ता में सुधार लाना।
यानी अगले 5 सालों में वर्ष 2024 तक PM10 एवं PM2.5 के स्तरों में 10 से 20% तक की कटौती करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब देखिए एनकैप के तहत 130 शहरों को लक्षित किया गया है, ठीक, जिसको जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक नई पहल है। हमारे काम का इसमें है क्या कि एनकैप के अंडर में अवार्ड दिए जाते हैं, तो इसमें से कुल 130 शहरों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला कौन सा, 10 लाख से अधिक के शहर, 3 से 10 लाख के बीच की जनसंख्या वाले शहर और 3 लाख से कम जनसंख्या। देखिए 10 लाख से जो अधिक के शहर है वो 47 है, इसको श्रेणी 1 में रखा गया है। फिर 3 से 10 लाख वाले टोटल 43 शहर है, इसको सीरीज 2 में रखा गया है। और 40 शहर जो है 3 लाख से कम जनसंख्या वाले हैं, इसको श्रेणी 3 रखा गया। अब हुआ क्या, देखिए इसमें कि इनको अवार्ड दिया गया किसमें, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु शहर में। 7 सितंबर 2024 को जयपुर में नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा की गई। किसने किया, तो भूपेंद्र यादव ने और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने। ये नाम याद रखिएगा, आपको इसको कूट वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए श्रेणी 1 में जो शहर टॉप पे है वो है सूरत, और यूपी का आगरा इसमें टॉप 3 में मतलब 3rd नंबर पे है। फिर देखिए सीरीज 2 में यूपी का फिरोजाबाद शहर है, ठीक, 2nd पे अमरावती और 3रे पे झांसी है। यूपी के 2 शहर श्रेणी 2 में है। और श्रेणी 3rd में रायबरेली यूपी का टॉप पे है, ठीक, नंबर 3 पे नालागाड़ा है। देखिए यूपी के कुल इतने शहर हैं, तो देखिए श्रेणी 1 में यूपी के जो शहर हैं वो आगरा है 3rd पोजीशन पे, लखनऊ 4 पोजीशन पे, प्रयागराज 24 पोजीशन पे। यानी इनको आप एक बार देख लीजिएगा, आपको कूट मिलाने को दिया सकता है। और श्रेणी 2 में क्या है, फिरोजाबाद है, और श्रेणी 3 में रायबरेली है। बाकी आप इस पूरी लिस्ट को एक बार जरूर देख लीजिएगा, हो सके तो आपको उसको मैचिंग वाले प्रश्न में पूछा जा सकता है। अगला हमारा क्या है, स्वच्छ भारत मिशन को नेचर की मान्यता। देखिए नेचर है क्या, तो नेचर जो है एक वर्ल्ड वाइड साइंस की मैगजीन है। इस मैगजीन को बहुत प्रतिष्ठित मैगजीन मान्यता है। इसमें अगर कोई न्यूज़ छपती है, मतलब किसी भी इनोवेशन को लेकर, किसी भी नए आयाम को लेकर, तो भारत की जो स्वच्छ मिशन भारत है उसको इसमें कवरेज दिया गया है। 2 अक्टूबर 2024 को आप जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट किया गया था। भारत में सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने की दिशा में एक आदर्श बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। यह विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय व्यवहार परिवर्तन स्वच्छता कार्यक्रम यानी नेशनल बिहेवियरल चेंज सैनिटेशन प्रोग्राम में एक है। इस मिशन देश भर में ठीक घरेलू शौचालय उपलब्ध कराने के माध्यम से देश को खुले से शौच से मुक्त यानी ODF ओपन डिफेक्शन फ्री किया गया। इसको किया गया, बस जानने का नेचर एक पत्रिका है, उस पत्रिका में इसको शामिल किया गया, और आपके किसी काम की इसमें से चीज़ नहीं है। ये आप मन कर तो पढ़ लीजिएगा बस, लेकिन यहाँ से सवाल बनने की चांसेस कम है, इसलिए इसको आप काट पीट के बराबर कर लीजिए। हाँ, ये इसमें से काम का हमारे है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का आयोजन 17 सितंबर 24 से 2 अक्टूबर 24 तक किया जा रहा है। स्वच्छता ही सेवा अभियान का आयोजन प्रतिवर्ष स्वच्छ भारत दिवस 2 अक्टूबर 24 से पहले किया जाता है। यानी आप ये समझ लीजिए कि 2 अक्टूबर को केवल गांधी जयंती ही ना होकर 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस भी मनाया जाता है। इस अभियान का आयोजन जो है आवासन शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल और स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। अब देखिए इसमें कुल कितने मंत्रालय हैं, कितने विभाग हैं, ये काउंट कर लीजिएगा। इसमें आपसे पूछ सकता है कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में कौन कौन से मंत्रालय शामिल है, कौन से नहीं है। तो पहला कौन सा है, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल स्वच्छता विभाग और जल शक्ति मंत्रालय के सहयोग से किया जाता है। तो ये नाम याद रखिएगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 का केंद्रीय विषय क्या है, स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता यानी 4S, ये आप इसको याद रखिएगा। 23वां विधि आयोग ये न्यूज़ में क्यों है कि भारत का विधि आयोग क्या है, एक गैर सांविधिक निकाय है। भारत सरकार के विधि और न्याय मंत्रालय के विधि कार्य विभाग द्वारा एक अधिसूचना जारी करके 23वें विधि आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है। अच्छा, विधि आयोग का गठन कौन करता है, तो विधि आयोग गठन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने किया है। ठीक, ये कब तक के लिए है, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक की अवधि के लिए है। 30वें विधि आयोग को
मंजूरी दी गई है। अब इसमें होता कौन कौन है? एक अध्यक्ष होता है और इसमें 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं जो सचिव सहित होते हैं। ठीक, तो ये याद रखिएगा। अभी इसमें का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होगा, ये अभी डिटरमाइन नहीं किया गया है। विधि आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में है। 22वें विधि आयोग का कार्यकाल 31 अगस्त 2024 को समाप्त हो गया था। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष थे। डिजिटल कृषि मिशन, देखिए इसके भी पेपर में आने की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी हम उसको जान लेते हैं कि देखिए, भारत की डिजिटल क्रांति द्वारा कृषि क्षेत्र की रूपांतरित करने के उद्देश्य से केंद्रीय बजट 23-24 में कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना निर्माण की घोषणा की गई है। ठीक, अब क्या अगले 3 वर्षों के लिए डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना लागू करेगी। डीपीआई का उपयोग 400 जिलों में खरीफ का डिजिटल फसल सर्वेक्षण किया जाएगा, जिसमें कुल 6 करोड़ किसान और उनकी भूमि का विवरण होगा। तो आप ये सब एक बार देख लीजिएगा। उसे मेरे को लगता है कि ये सब आने की संभावना है कम है, इसलिए इसको मैं पूरा पूरा इसको मैं काट दे रहा हूँ। आप इस पेज को स्किप कर सकते हैं। अब हम लोग सीधा आते हैं, हाँ ये मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, इस पर आप स्टार लगा लीजिए, यहाँ से आपसे प्रश्न बनेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, देखिए वर्ष 2021 में सेमीकॉन इंडिया कार्यक्रम को मंजूरी प्रदान की गई थी। यह देश में अर्धचालकों यानी सेमीकंडक्टर एवं डिस्प्ले परितंत्र के विकास का एक व्यापक कार्यक्रम है। अब आगे सीधा इसमें से क्या है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की स्थापना का किया गया था। इस मिशन में अर्धचालक और डिस्प्ले उद्योग के क्षेत्रों से बड़े लोगों को बढ़ावा देना था। ठीक, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में एक अर्धचालक इकाई सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी। ये हमारे काम की चीज़ है, इसको याद रखिएगा। कौन से? तो कायंस सेमी कॉन प्राइवेट लिमिटेड को ये मंजूरी दी गई। इसमें टोटल 3300 करोड़ रुपए का निवेश स्थापित है। इसकी क्षमता क्या है? 60 लाख चिप्स प्रतिदिन होगी। इसके पूर्व जून 2023 में केंद्र सरकार ने साणंद गुजरात में ही अर्धचालक इकाई की स्थापना हेतु माइक्रॉन टेक्नोलॉजी इंक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी थी। असली इसमें से खेल यहाँ से होना है कि 29 फरवरी 2024 को देश में 3 और अर्धचालक इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई। मतलब पहले 2 और अब 3, तो कुल कितने हो गए? कुल 5 यूनिट हो गए हैं। ठीक, अब है कौन कौन से? तो नंबर 1 पे हमारा धोलेरा गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब। ठीक, ये ताइवान की सरदारी से स्थापित किया गया है और ये भारत की पहली एआई समर्थित सेमीकंडक्टर फैब है। दूसरा हमारा असम में स्टार्ट किया गया, इसको टाटा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड ने किया है, मोरीगांव असम में। फिर तीसरा साणंद गुजरात में अर्धचालक इकाई, ये सीजी पावर और इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन लिमिटेड द्वारा। इसमें 2 कंपनियां हैं, रेनॉल्ड्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन जापान की और स्टार्ट्स माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स थाईलैंड की कंपनी ने इसमें निवेश किया है। तो बस ये जान देगा कि कहाँ कहाँ किया गया, किसने किया गया है। ये तीनों अर्धचालकों संयंत्रों इकाइयों का शिलान्यास 13 मार्च 2024 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। और अगला हमारा है तो सर्वोच्च न्यायालय का ध्वज और प्रतीक चिन्ह। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय संविधान के तहत क्या है? एक सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। आर्टिकल 124 में क्या है? सर्वोच्च न्यायालय के बारे में दिया गया है। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था। भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकानिया थे। वर्ष 2024 में हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या आ रहा है? तो वो अपनी हीरक जयंती यानी डायमंड जुबली मना रहा है। 28 जनवरी 2025 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना को की 75वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। 1 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। ध्वज कैसा होगा? तो नीले रंग का होगा। ठीक, ध्वज में संविधान के खुले पन्ने को चित्रित किया गया है, जिसमें अशोक चक्र को स्थान दिया गया है और उस पर क्या है? संस्कृत श्लोक जो है, जो इनके टैगलाइन है, या तो धर्मस्तु जय को भी लिखा गया है। सर्वोच्च न्यायालय के 75 वर्ष पर जो है सिक्का एवं स्मारक डाक टिकट जारी किया गया और किसने किया? तो पीएम मोदी ने किया। बस इतना याद रखिएगा, ठीक है।
और आज के लिए हमारा लास्ट, इस पर हम वीडियो को रोक देंगे। वो क्या है? बढ़ावड़ पतन का शिलान्यास। भारत में टोटल 12 मेजर पोर्ट हैं। इसमें से इसका जो महापतन प्राधिकरण अधिनियम 2021 से ये सब गवर्न किए जाते हैं। 30 अगस्त 2024 को पीएम मोदी ने बढ़ावड़ पतन का शिलान्यास किया। यह पतन कहाँ पे? तो महाराष्ट्र के पालघर जिले में डहाणू नगर के स्थित होगा। इस परियोजना का निर्माण बढ़ावड़ पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड और द्वारा किया जाएगा। इसमें शामिल कौन कौन है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड द्वारा गठित किया गया है। ठीक, इसमें इनकी हिस्सेदारी 74 और 26 है, यहाँ पे काम की नहीं है। बढ़ावड़ पतन हर मौसम के लिए एक ओपन ग्रीनफील्ड डीप महापतन के रूप में विकसित किया जाएगा और यह भारत का सबसे बड़ा गहरे जल वाला पतन होगा, बनने के बाद जो विश्व के टॉप 10 पतनों में शामिल होगा। ठीक, अब देखिए भारत के जो मेजर पोर्ट 12 हैं। एक बात हो जाएगा कि जो मेजर पोर्ट है, तो मेजर पोर्ट का जो रेगुलेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट इसकी करती है, और जो माइनर पोर्ट होते हैं तो माइनर पोर्ट को जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा। और कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, ठीक, इसको जारी किया गया 4 जून 2024 को। इसका कौन सा था? 2023 के लिए। यह चौथा संस्करण था। इसको विश्व बैंक और S&P यानी स्टैंडर्ड पुअर ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा क्या कहता है जारी किया जाता है। इस सूचकांक में 20 स्थानों में 13 स्थानों पर पतन शामिल हैं दक्षिण पूर्व एशिया के। इसमें चीन का यांगशान पतन प्रथम स्थान पे है और पहली बार टॉप 100 में भारत के 9 पतनों को शामिल किया गया है। वो जो 9 पतन जो शामिल किए गए हैं उनका नाम आप एक बार देख लीजिए और उसको एक बार याद कर लीजिए। हो सके तो आपको ये क्वेश्चन मैचिंग में मिल जाए। विशाखापट्टनम आंध्रा में है, मुद्रा पतन गुजरात में, पीपापावा पतन ये गुजरात में है, कामराज तमिलनाडु में, कोचिन पतन केरल में, हजीरा गुजरात में, कृष्णापट्टनम आंध्रा में, चेन्नई पतन तमिलनाडु में और जवाहरलाल नेहरू पतन महाराष्ट्र में। तो आपको ये सीरीज कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा और आप मुझे जरूर बताइएगा कि ये वीडियो कितनी देर कितने लंबे बनाए जा सकें जिसको आप आसानी से देख सकें। जिन खबरों को मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जिन खबरों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिन पर प्रश्न बनाए जा सकते हैं, उस पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। और ये सीरीज कंप्लीट रहेगी, निश्चिंत रहिए। आप लोग को शिकायत इसमें नहीं होगी कि सर आपने इसको बीच में बंद कर दिया, लेकिन आप कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि इसको कितना लंबा बनाया जाए, कितनी देर के लिए बनाया जाए, जिसको आप आसानी से देख सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहिए। धन्यवाद।